मुंबई शहर में एक बड़े से मैंशन में सुबह के 9 बजे एक लेडी लिविंग रूम में काउच पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी अभी वो गोल्ड के शो में नहा कर आए हो। उसने एक बेहद ही एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी हुई थी। तभी एक लड़की सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रही थी, जिसने एक बिजनेस सूट पहना था। उस लड़की को देख उस लेडी की आईब्रोज आपस में तन जाती है और वो चीर कर लेडी कहती है, उठ गई, टाइम देखा है, अभी तक कोई सोता है क्या? पता नहीं कि तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए हैं। लेकिन वो लड़की जो अभी अभी नीचे आई थी, वो उस लेडी की बातों को इग्नोर करती है और बिना कुछ बोले की डाइनिंग एरिया में जाती है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। और तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी भी लिविंग रूम में आता है और उस आदमी को देखकर वो लेडी, जिसके चेहरे पे अभी थोड़ी देर पहले चील थी, वो तुरंत अपने फेस पर स्माइल लाकर कहती है, अरे इशिका बेटा, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? और तभी वो अभी अभी अंदर आए हुए आदमी को देखकर कहती है, अरे आप कब आए? और वो आदमी कहता है, बस अभी अभी आया। और वो लड़की जो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही थी, वो कहती है, आपने अपनी टोन क्यों चेंज कर ली? अभी अभी तो आप कह रही थी कि मुझ में कोई मैनर्स नहीं है। और फिर पीछे मुड़ने का नाटक करते हुए कहती है, अरे डैड आप आ गए? ओह, तो अपने इसीलिए अपनी टोन चेंज कर ली। और वो लेडी उस अधेड़ उम्र के आदमी से शिकायत करते हुए कहती है, आपने देखा आपकी बेटी मेरे साथ कैसे बात कर रही है? मैंने तो सौतेली माँ होकर भी उसे अपनी सगी बेटी जैसा प्यार दिया, लेकिन ये तो हमेशा ही मुझे नीचा दिखाती रहती है। इतना बोलकर वो रोने का नाटक करने लगती है और वो आदमी उसे चुप कराते हुए कहता है, दिव्या तुम रोना बंद करो, ये तो पैदाइश मनहूस है, जब भी कुछ बोलती है गंदा ही बोलती है, पता नहीं कैसे गंदे संस्कार दिए हैं इसे इसकी माँ ने। वो दोनों कब से उस लड़की के बारे में बुरा भला बोल रहे थे, लेकिन उस लड़की के उसके जवाब में एक वर्ड भी नहीं बोला। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा रहा था और वो जोर से अपने हाथ टेबल पर मरती है और बोलती है, इनफ, मैं चुप हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो मन में आएगा वो बोलोगे। इशिका ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन जब उन्होंने उसकी माँ के बारे में अनाप शनाप बोला शुरू किया तो वो उन्हें रोकते हुए बोलने लगी। और तभी एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग उसके जितनी ही थी, वो वहाँ पर आती है। वो अभी भी अपने नाइट सूट में ही थी और उबासी लेते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उस लड़की की ओर देखकर इशिका कहती है, देखिए आ गई आपकी मैनर्स फुल बेटी। और इतना बोलकर वो अपना पर्स उठती है और वहाँ से चली जाती है। तो ये है हमारी हीरोइन इशिका खन्ना। और वो औरत जो कब से बकवास कर रही थी, वो थी इशिका की सौतेली माँ दिव्या खन्ना। और वो अधेड़ उम्र का आदमी इशिका का पिता अशोक खन्ना था। और फिर बाद में जो लड़की बाद में अपने नाइट सूट में आई थी, वो थी दिव्या और अशोक की बेटी रिया खन्ना थी। इशिका वहां से निकलकर सीधा अपनी कार में बैठती है और वहां से चली जाती है। वो गुस्से में गाड़ी चला रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी कार सुंदर किनारे रोकती है। वो एक बहुत ही खूबसूरत बीच था, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, इसीलिए वहां पर काफी कम लोग आते हैं, या यूं कह सकते हो कि कोई भी नहीं आता था। इशिका कार से उतरकर समुंदर की ओर बढ़ने लगती है और कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। वो एक प्राइवेट बीच था, जिसकी वजह से वहां पर गंदगी नहीं थी और समुंदर का पानी आकर उसके पैरों को छूकर वापस चला जाता है। वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस चेहरे से सामने का नज़ारा देख रही थी। उसके दिमाग में काफ़ी सारी बातें चल रही थी और आज घर में जो कुछ भी हुआ वो सब भी वो सोच रही थी। अगर ये बात ठीक 2 साल पहले हुई होती तो वो रोने लगती, लेकिन आज वो चुप थी और बस पानी को ही देख रही थी। कुछ देर वहाँ पर ऐसे ही खड़े रहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और जैसे ही उसकी कार वहाँ से जाती है, उसकी कुछ ही देर बाद एक और येलो लैम्बोर्गिनी आकार रुकती है और उसमें से एक लड़का बाहर आता है, जिसने ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। और वो भी ठीक उसी जगह से 2 कदम दूर आकर खड़ा होता है जहां पर अभी अभी इशिका खड़ी थी। और वो अपने कदम बढ़ाकर वहां पर अपने दोनों पैर रख देता है जहां पर अभी थोड़ी देर पहले इशिका ने रखे थे। और वो भी कुछ देर बाद वहां से वापस चला जाता है। वही इशिका भी वहां से निकलकर सीधा खन्ना ग्रुप को कंपनीज के ऑफिस में जाती है और उसकी असिस्टेंट हिमांगी, जो को उसकी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड भी है, वो उसके पास आती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। और इशिका भी उसे रिटर्न में गुड मॉर्निंग बोलती है और फिर वो दोनों इशिका के केबिन में चले जाते हैं। और कुछ देर बाद हेमांगी आती है और कहती है, इशिका आज तुम्हारी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है मिस्टर कपूर के साथ। इशिका कहती है, यह मिस्टर कपूर कौन है? आज से पहले मैंने कभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। तो हेमांगी कहती है, इशिका वो होटल वाले प्रोजेक्ट के लिए हमें एक बड़ा इन्वेस्टर चाहिए एंड मिस्टर कपूर हमारे प्रोजेक्ट में शायद इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए। और अगर मिस्टर कपूर हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो हम इस प्रोजेक्ट में उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे। इशिका कहती है, यह मिस्टर कपूर कौन है? आज से पहले मैंने कभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। तो हेमांगी कहती है, इशिका वो होटल वाले प्रोजेक्ट के लिए हमें एक बड़ा इन्वेस्टर चाहिए एंड मिस्टर कपूर हमारे प्रोजेक्ट में शायद इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए।
मिस्टर कपूर का बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे एशिया में फैला हुआ है। पूरे एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और पूरे एशिया में सबसे अमीर इंसान भी मिस्टर कपूर है। और अगर मिस्टर कपूर हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो हम इस प्रोजेक्ट में उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो हमें कोई और इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा। इन्वेस्टर तो हमें काफ़ी सारे मिल जाएंगे, बट अगर मिस्टर कपूर हमारे साथ काम करने में राजी हो जाएंगे तो इस कोलैबोरेशन से हमें बहुत फ़ायदा होगा। और फिर वो कहती है ओके, और हेमांगी वहां से बाहर चली जाती है और कुछ देर बाद वापस अंदर आकर कहती है इशिका, वो मिस्टर कपूर ने मीटिंग को डिले कर दिया है। और इशिका सिर्फ हम में जवाब देती है और वापस अपने लैपटॉप में काम करने लगती है। कुछ देर बाद इशिका की टेबल पर साइड पड़ा जिसका फ़ोन बजता है और इशिका स्क्रीन पर नाम देखती है। वो नाम सिमरन का था। सिमरन इशिका के अंकल की बेटी थी और इशिका घर में सबसे ज़्यादा करीब सिमरन के ही थी। इशिका कॉल पिकअप करके कहती है हेलो, तो दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज़ आती है, हेलो कैसी है? तो इशिका कहती है फिलहाल तो बिजी हूँ। और सिमरन उससे कहती है आज मेरे और यांश की एनिवर्सरी है, आज हमारे रिलेशनशिप में पूरा 1 साल हो गया। और इशिका उससे कहती है कंग्रेचुलेशन सिम्मी। तो सिमरन कहती है सिर्फ कंग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा, तुम्हें आज रात पार्टी में भी आना पड़ेगा। तो इशिका कहती है ओके, तुम मुझे एड्रेस सेंड कर देना। सिमरन कहती है वो तो मैं कर दूंगी, और आज रात की थीम के अकॉर्डिंग तुम एलबीडी पहन कर आना। तो इशिका कहती है यस श्योर, और फिर दोनों ही कॉल कट कर देती है। रात के 9 बजे इशिका अभी भी अपनी केबिन में बैठकर काम कर रही थी और तभी सिमरन का कॉल आता है, और तब जाकर इशिका को याद आता है कि उसे आज रात पार्टी में जाना था। कॉल पिक करते ही दूसरी ओर से सिमरन की आवाज़ आती है कब आ रही है? तो इशिका कहती है बस निकल ही रही हूँ। और फिर सिमरन कहती है मैंने तुझे एड्रेस एसएमएस कर दिया है, जल्दी आओ। और फिर इशिका ओके बोलकर कॉल कट कर देती है और फिर अपनी चेयर से खड़ी होती है और केबिन में ही बने हुए अपने प्राइवेट रूम में जाती है और जल्दी शॉवर लेकर चेंज करती है। उसने पार्टी में पहनने के लिए अपने लिए एक एलबीडी लिटिल ब्लैक ड्रेस निकाली और पहन ली। वो एक थाई लेंथ ब्लैक ड्रेस थी जो फुल स्लीव के साथ बैकलेस ड्रेस थी। उस ड्रेस की बैक साइड पर डायमंड की चेन से एक्स बना हुआ था। डोंट वरी माय डियर रीडर्स, मैं ड्रेस की फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगी। माय इंस्टा आईडी इज beauty_queen_writer। इशिका ने अपने हाथों में स्लीवर चेन के ब्रेसलेट्स पहने हुए थे एंड कानों में स्लीवर कलर के 2 बड़े बड़े राउंड ईयरिंग पहने हुए थे और साथ में पैरों में ब्लैक हाई हील्स। फिर उसने जल्दी जल्दी अपना मेकअप किया और वहां से अपनी रेड फरारी में निकल गई। कुछ देर बाद उसकी फरारी एक बेहद खूबसूरत और एक्सपेंसिव बार के आगे आके रुकी। उसने वहां पर खड़े गार्ड्स को कार की कीज थमाए और अंदर की ओर चली गई। अंदर जाकर वो आसपास देखने लगी, तभी सिमरन उसके पास आए और उसने इशिका से कहा हाय इशिका। और इशिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देख तो अपने सामने सिमरन को खड़े हुए पाया। उसने उसे हक करते हुए हेलो बोला और फिर दोनों साथ में ही अंदर चली गई। अंदर जाते हुए सिमरन ने इशिका ऐसे पूछा हेमांगी नहीं आई तुम्हारे साथ? तो इशिका कहती है वो भी आने वाली थी, बट अचानक से उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, इसीलिए वो आज जल्दी घर चली गई थी। तो सिमरन कहती है ओ, और तभी कुछ गार्ड्स अंदर आते हैं और पूरे पब को खाली करवाते हैं। पब खाली होने के कुछ देर बाद ही एक लड़का अंदर आता है जिसने ब्लैक कलर की शर्ट के साथ नीचे बैक पेंट पहनी हुई थी। उस लड़के को देखकर सिमरन जल्दी से दौड़कर उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और वो लड़का भी उसे गले लगा लेता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि यांश था और सिमरन उसे लेकर इशिका के पास जाती है और उससे कहती है इशिका ये यांश है मेरा बॉयफ्रेंड। और फिर यांश को भी इशिका से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है ये मेरी सिस्टर है इशिका। और यांश और इशिका दोनों को हेलो बोलते हैं। इशिका वैसे तो सिमरन के बहुत करीब थी, पर आज से पहले वो कभी कभी सिमरन के बॉयफ्रेंड से नहीं मिली थी। आज पहली बार वो अयांश से मिल रही थी। फिर इशिका वहां पर रखे एक काउच पर जाकर बैठ जाती है और सिमरन अयांश से कहती है लुक, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैंने इशिका को पार्टी में इनवाइट किया और वो आई भी। अब तुम्हारी बारी है। तुमने भी मुझसे कहा था कि तुम आज मुझे अपने भाई से मिलवाओगे। तो अयांश कहता है वेट बेबी, वो अभी आता ही होगा। लोग उसके गार्ड्स भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने पूरे पब को भी खाली करवा दिया है, तो वो भी कुछ देर में यहाँ पर आ जाएगा। और वहीं इशिका भी साइड में बैठे हुए अपना फ़ोन चला रही थी कि तभी किसी की एंट्री होती है। लुक, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैंने इशिका को पार्टी में इनवाइट किया और वो आई भी। अब तुम्हारी बारी है। तुमने भी मुझसे कहा था कि तुम आज मुझे अपने भाई से मिलवाओगे। तो अयांश कहता है वेट बेबी, वो अभी आता ही होगा। लोग उसके गार्ड्स भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने पूरे पब को भी खाली करवा दिया है, तो वो भी कुछ देर में यहाँ पर आ जाएगा। और वहीं इशिका भी साइड में बैठे हुए अपना फ़ोन चला रही थी कि तभी किसी की एंट्री होती है।
एक आदमी जिसने अरमानी का नेवी ब्लू कलर का सूट पहना था, उसके हाथों में रोलेक्स के लिमिटेड एडिशन वॉच थी, वो एंटर करता है। वो था राजवीर, अयांश का बड़ा भाई। वो दिखने में काफी हैंडसम था, कोई लड़की उसे एक बार देख ले तो किसी और न देख पाए। गोरा रंग, 6 फीट हाइट और सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी गहरी नीली आंखें। अगर कोई उस नीली आंखों को एक बार देख ले तो उसमें ही डूब जाए। वो आकर सीधा इशिका के पास बैठ जाता है। क्योंकि एक काउच पर अयांश और सिमरन बैठे थे, इसीलिए वो इशिका की साइड में आकर बैठ जाता है और इशिका को एक नज़र देखता है। एलबीडी में इशिका किसी डेविल क्वीन की तरह दिख रही थी। अगर कोई इन्हें साथ में बैठ देख ले तो यही कहेगा कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर है। उन दोनों को साथ में बैठा हुआ देखकर अयांश सिमरन के करीब आकर उससे कहता है, बेबी क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? तो सिमरन कहती है, यार सच्ची ये दोनों तो बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं। लेकिन क्या फायदा इसका, मेरी बहन को लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिमरन की बात सुनकर अयांश चौंकते हुए कहता है, मतलब तुम्हारी बहन? ले। सिमरन उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो, वो स्ट्रेट ही है लेकिन उस रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिमरन की बातें सुनकर अयांश कहता है, तुम अभी 2 मिनट पहले बिल्कुल सच कहा था, दोनों मेड फॉर ईच अदर है। मेरे भाई को भी रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर अपना सिर हिला देते हैं। और तभी इशिका उठती है और कहती है, एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाना है, और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही राजवीर का फोन बजता है और वो भी एक्सक्यूज करके वहां से चला जाता है। उनके वहां से जाते हैं अयांश सिमरन की ओर देखता है और नॉटी वे में कहता है, बेबी तुम्हें नहीं लगता कि इशिका का वॉशरूम जाना और भाई के फोन पर किसी का कॉल आना इसका कोई साइन है? और सिमरन उसकी ओर देखकर कंफ्यूजन में कहती है, कैसा साइन? तो अयांश कहता है, इसका साइन। इतना बोलते ही वो अपन होठों को सिमरन के होठों पर रख देता है और सिमरन भी उसके अचानक से किस करने से चौंक जाती है और अपनी आंखें बड़ी करके अयांश को देखने लगती है। लेकिन अयांश तो बस अपनी आंखों को बंद करके सिमरन के होठों के रस को पीने में बिजी था और सिमरन उसके कंधों पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से दूर करती है और कहती है, अयांश क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। सिमरन की बात सुनकर अयांश कहता है, मतलब तुम्हें मेरे किस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? और सिमरन अपना मुंह फेर लेती है क्योंकि उसे काफी शर्म आ रही थी अयांश की ऐसी बातें सुनकर, और उसका फेस भी टमाटर की तरह रेड हो गया था और वो नहीं चाहती थी कि अयांश उसे अपनी बातों और अपनी हरकतों से ब्लश करता हुआ देखे। और वही राजवीर जैसे ही अपना कॉल कट करता है कि तभी कोई लड़की आती है और उसके कंधों पर अपने हाथ कर कर उसे अपने करीब खींचती है। उन दोनों का फेस एक दूसरे के बहुत करीब था। अगर कोई उसे अभी इन पोजीशन में देखता तो उसे यही लगता कि वो दोनों किस कर रहे हैं। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। इशिका भी तभी वॉशरूम में से बाहर आए और राजवीर को किसी लड़की को किस करते देखकर कहती है, पब्लिक तो तुम्हारी ब्लू फिल्म देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। और राजवीर भी इशिका की बात सुनकर उस लड़की को खुद से दूर धक्का देता है और कहता है, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? और वो लड़की कहती है, आई एम सॉरी, वो मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं इसीलिए। वो आगे कुछ कहती इससे पहले गुस्से में उसकी ओर देखते हुए राजवीर कहता है, तो क्या इसका मतलब तुम मुझे टच कर सकती हो? तो वो लड़की कहती है, सॉरी बट तुम्हें मेरे साथ देखकर उन्हें ऐसा लगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसीलिए वो अब मुझे परेशान नहीं करेंगे। और राजवीर गुस्से में वहां से चला जाता है। वही इशिका वहां से निकलकर सिमरन और यांश के पास ही जा रही थी कि तभी कुछ लड़के जिन्होंने काफी ज्यादा शराब पी हुई थी वो इशिका को देखकर उसके पास आते हैं और इशिका से कहते हैं, कहाँ जा रही हो जाने मन? उसने ये बोला ही था कि तभी राजवीर वहां पर आ जाता है और ये बात सुन लेता है और इशिका के कहता है, पहले खुद के आशिक को संभालो फिर मुझे कुछ कहने आना, और वहां से जाने लगता है। और वही इशिका भी उसे देखती है और अपने मन में कहती है, पता नहीं कैसा इंसान है, अभी किसी लड़की को किस कर रहा था और अब जब कोई स्ट्रेंजर मुझे कुछ भी बोल रहा है तो सुनाकर चला गया। और वही को शराबी इशिका का हाथ पकड़ लेता है। डॉट डॉट डॉट। और वही इशिका भी उसे देखती है और अपने मन में कहती है, पता नहीं कैसा इंसान है, अभी किसी लड़की को किस कर रहा था और अब जब कोई स्ट्रेंजर मुझे कुछ भी बोल रहा है तो सुनाकर चला गया। और वही को शराबी इशिका का हाथ पकड़ लेता है और इशिका अभी राजवीर की बातों की वजह से बहुत गुस्से में थी, इसीलिए उसका सारा गुस्सा उस शराबी पर निकल जाता है। वो उस शराबी के दोनों पैरों के बीच में जोर से लात मारती है और उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। अचानक ऐसे लात पड़ने पर वो शराबी जोर से चिल्लाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजवीर पीछे मुड़ता है और देखता है कि इशिका उसे पीट रही है और वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। वही इशिका भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और वापस दोनों साथ में एक ही काउच पर बैठ जाते हैं और इशिका उसकी ओर देखकर अपने मन में कहती है, प्लेबॉय कहेगा। और राजवीर उसे देखकर बोलता है, खुद कैरेक्टरलेस है और मुझे बोल रही थी बेहुदा कही की।
और फिर कुछ देर बाद इशिका कहती है, सिम्मी अब मुझे जाना होगा, तो सिमरन उससे कहती है, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज इशिका। उनकी बात सुनकर रणवीर अपने मन में बोलता है, तो इशिका नाम है इसका। और इशिका सिमरन से कहती है, सिमरन तुझे तो पता है ना घर पे। वो सिर्फ इतना ही बोलती है और सिमरन समझ जाती है और उससे कहती है, ओके घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। तो इशिका कहती है, ओके, और वहां से चली जाती है। वो जब पार्किंग एरिया में जाकर अपनी कार स्टार्ट करती है तो उसकी कार स्टार्ट नहीं होती, तो वो वापस अंदर चली जाती है और वही राजवीर अयांश से कहता है, मैं भी अब जाता हूँ, कल मेरी काफ़ी सारी मीटिंग्स है। और अयांश खड़े होकर उसे हक करता है और बाय बोलता है और राजवीर वहां से जाने लगता है कि तभी वहां पर इशिका आ जाती है और सिमरन से कहती है, सिमरन क्या तुम मुझे अपनी कार दे सकती हो, एक्चुअली मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। और सिमरन इशिका को अपनी कार की देने ही वाली होती है कि तभी कुछ सोचकर रुक जाती है और कहती है, इशिका एक्चुअली आज अयांश मुझे पिकअप करने आया था, इसीलिए मैं अपनी कार नहीं लाई हूँ। और उसकी बात सुनकर अयांश उसकी ओर देखने लगता है जैसे पूछ रहा हो कि तुम तो अपनी कार से ही आई थी, फिर झूठ क्यों बोल रही हो। और सिमरन उसकी बातों को समझ जाती है और उसे एक आंख मार देती है। और अयांश भी समझ जाता है और आगे कहता है, राजवीर भाई आप भी तो जा रहे हो, तो क्या आप इशिका को घर ड्रॉप कर देंगे। और उसकी बात सुनकर राजवीर उसे मना ही करने वाला था कि तभी उसकी नज़र इशिका पर जाती है, जो उसे उम्मीद भरी आंखों दे देख रही थी। और इशिका अपने मन में कहती है, तो राजवीर नाम है इसका। राजवीर कहता है, ओके। और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और उनके जाते ही सिमरन अयांश से पूछती है, क्या कुछ होगा। तो अयांश कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ होगा। और फिर दोनों एक साथ उस ओर देखते हैं जहां पर से अभी राजवीर और इशिका गए थे, वही दूसरी और राजवीर और इशिका कार में बैक सीट पर बैठे हुए था। इशिका की नज़रें कार से बाहर थी और वो कुछ सोच रही थी, वही राजवीर की नज़र भी अचानक से इशिका की पीठ पर जाती है और वो कहता है, कैसी लड़की है, पहले खुद ही लड़कों को सेड्यूस करने के लिए ऐसे कपड़े पहनती है और फिर जब लड़के इनके पास आए तो उन्हें मारती है। इतना बोलकर वो भी विंडो से बाहर देखने लगता है। और फिर कुछ देर बाद उनकी गाड़ी खन्ना मैंशन के आगे आके रोकती है और इशिका बाहर निकल रही थी कि तभी राजवीर उससे कहता है, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। इशिका उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर घर में से किसी ने उसे राजवीर के साथ देख लिया तो खमखा एक नया बखेड़ा हो जाएगा। लेकिन राजवीर ने उसे लिफ्ट देकर उसकी हेल्प की थी, इसीलिए वो उससे कहती है, ओके। इतना बोलकर वो कार से उतरने लगती है, जिससे उसकी पूरी बैग दिखने लगती है। उसकी बैग पर डायमंड की चेन से एक्स बना हुआ था, वो उसी बैग को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। और राजवीर उसकी बैग पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था कि तभी कार का डोर बंद होता है और राजवीर का ध्यान टूटता है और ड्राइवर आकर उसके साइड का डोर खोलता है और वो भी बाहर आता है। फिर दोनों साथ ले अंदर जाते हैं। कार का डोर बंद होता है और राजवीर का ध्यान टूटता है और ड्राइवर आकर उसके साइड का डोर खोलता है और वो भी बाहर आता है। फिर दोनों साथ ले अंदर जाते हैं। अंदर जाकर इशिका राजवीर को वॉशरूम तक ले जाती है और फिर कुछ देर बाद राजवीर जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो वो उसे छोड़ने में गेट तक जाती है। इशिका जब राजवीर के साथ आ रही थी तब रिया ने उसे देख लिया था और वो भला इतना बड़ा मौका कैसे छोड़ सकती है इशिका को परेशान करने का, इसीलिए उसने सबसे पहले अपनी माँ दिव्या को सब बताया। मोम, वो इशिका की बच्ची किसी लड़के को लेकर घर में आए हैं। और उसकी बात सुनकर दिव्या के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है और वो सीधा अशोक जी के पास जाती है और ड्रामा करते हुए कहती है, देखो जरा बाहर जाकर आपकी लड़ाड़ी इशिका किसी लड़के को लेकर घर में आए हैं और अगर ये बात कल को समाज को पता चली तो वो तो यही कहेगा ना कि मैं उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। और अशोक जी जैसे ही ये बात सुनते हैं उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सीधा नीचे जाते हैं और देखते हैं कि इशिका किसी लड़के के साथ हॉल में से बाहर की ओर जा रही है। और वो उसे रोकते हुए कहते हैं, रुको। और अशोक जी की आवाज़ सुनकर इशिका के पांव वही के वही जम जाते हैं और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि अशोक जी सीढ़ियों पर खड़े हुए थे और उसे गुस्से से घूर रहे हैं और उनके साइड में दिव्या जी खड़ी थी जिनके चेहरे पर इस वक्त एक शातिर मुस्कान थी। और उन दोनों के पीछे रिया जिस चेहरे पर भी अभी एक शातिर मुस्कान थी। और अशोक जी सीढ़ियों से नीचे आते हैं और इशिका के पास आकर एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ देते हैं और उसे गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को घर में लेकर आए। और फिर तभी दिव्या जी आग में घी डालने का काम करते हुए कहती है, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी, पता नहीं लोग अब हमें क्या क्या ताने देंगे। और फिर आगे कहती है, एक मेरी रिया है जो लड़कों को कभी आंख उठाकर भी नहीं देखती और एक ये है। और तभी वापस एक अशोक जी उसके उस गाल पर तमाचा मरते हैं और कहते हैं, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। लेकिन इशिका ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला था और उसे ऐसे चुपचाप खड़े देखकर अशोक जी जोर से चिल्लाते हैं, कोई इसका सामान लेकर आओ।
और तभी एक सर्वेंट आता है और उसका सामान लेकर आता है और फिर इशिका सिर्फ इतना ही बोलती है, अगर एक बार मैं इस घर से बाहर कदम रखूंगी तो आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। और उसकी ऐसी बातें को सुनकर दिव्या जी कहती है, बोल तो ऐसे रही हो जैसे कहीं की महारानी हो, और तुम जैसी लड़की के साथ रिश्ता रखकर हमें अपनी नाक नहीं कटानी। और फिर इशिका अपना बैग लेती है और वहां से बाहर जाने लगती है। और राजवीर सब कुछ वहां पर खड़े हुए देख रहा था और इशिका को ऐसे बाहर जाता हुआ देखकर वो अशोक जी से कहता है, देखिए आप, वो इतना ही बोल था कि तभी दिव्या उसकी बातों को काटते हुए कहती है, तुम तो चुप ही रहो भिखारी कहीं के, मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ, अमीर लड़की देखी नहीं कि उसे फंसाने चल पड़े, तुम्हारी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि हमारे घर में खड़े भी हो सको और हमसे जबान लड़ा रहे हो। दिव्या जी उस लड़के को कुछ भी बोले जा रही थी, लेकिन रिया उसकी कलाई पर बंधी लिमिटेड एडिशन वॉच को नोटिस करती है। उस घड़ी को लेना आम लोगों की बात नहीं थी और वो समझ जाती है कि ये कोई अमीर इंसान है, इसीलिए वो दिव्या जी को रोकते हुए कहती है, मोम आप बस करे। और दिव्या जी उसकी ओर देखती है और रिया उन्हें आंखों से चुप रहने को कहती है और दिव्या जी आगे कुछ नहीं कहती है। और इशिका वापस से बाहर जाने लगती है और राजवीर भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। उनके जाने के बाद दिव्या जी अशोक जी से कहती है, देखा आपने एक ही बार उसे जाने को कहा और वो चली भी गई, जरूर वो आज उस लड़के के साथ भागने वाली होगी। और अशोक जी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दिव्या जी और रिया एक दूसरे की ओर काफी खुशी से देखते हैं और फिर एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। और दिव्या जी रिया से कहती है, मुबारक हो मेरी बच्ची, आज से हमारी पूरी जायदाद की तू इकलौती वारिस है। और रिया खुशी के मारे दिव्या जी को हक कर लेती है। वहीं दूसरी ओर इशिका बाहर आकर एक हाथ में उसका बैग था जिसे वो रास्ते पर घसीटते हुए ले जा रही थी। वो रास्ते पर कुछ सोचते हुए चल रही थी और राजवीर उसे देख रहा था। राजवीर को लगा कि वो सब उसकी वजह से हुआ है, वो ना ही इशिका की हेल्प लेता और ना ही ये सब होता। वो इस वक्त काफी गिल्टी फील कर रहा था। वहीं दूसरी ओर इशिका बाहर आकर एक हाथ में उसका बैग था जिसे वो रास्ते पर घसीटते हुए ले जा रही थी। वो रास्ते पर कुछ सोचते हुए चल रही थी और राजवीर उसे देख रहा था। राजवीर को लगा कि वो सब उसकी वजह से हुआ है, वो ना ही इशिका की हेल्प लेता और ना ही ये सब होता। वो इस वक्त काफी गिल्टी फील कर रहा था। इशिका आगे बढ़ रही थी कि तभी राजवीर उसके पास आता है और कहता है, तुम अब कहाँ पर जाने वाली हो? और इशिका उसकी ओर देखकर कहती है, आई डोंट नो, मे बी होटल। और राजवीर उसका बैग लेकर अपने ड्राइवर को देता है और उसका ड्राइवर बैग को कार में रख देता है। और इशिका तो बस उसे देखते ही जा रही थी और फिर राजवीर वापस से इशिका के पास आकर उससे कहता है, चलो आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। एक्चुअली राजवीर का इशिका को होटल छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था और इशिका भी जाकर उसकी कार में बैठ जाती है और आज जो कुछ भी हुआ वो उसके दिमाग में चल रहा था। और फिर वो अपने मन में कहती है, तुम्हें क्या लगता है अशोक खन्ना, मुझे घर से बाहर निकालने से तुम जीत गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो बहुत ही भोली और मासूम थी, लेकिन मैं नहीं हूँ। मुझे मेरी चीज़ वापस लेना बहुत अच्छे से आता है। जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर अशोक खन्ना। और वही राजवीर को अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसके दिल में आज तक कभी भी किसी के लिए भी उतनी सिंपैथी नहीं आई थी, लेकिन इशिका के लिए उसके दिल कोई अलग ही फीलिंग आ रही थी। और वो इशिका से कहता है, रात बहुत हो चुकी है, तुम आज रात मेरे घर रुक जाओ, कल अगर तुम चाहो तो जा सकती हो। और इशिका इस बारे में कुछ नहीं सोचती और हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी एक साथ काफ़ी सारी बातें चल रही थी। कुछ देर बाद उनकी कार एक बड़े से मेन गेट के आगे आती है और अपने बॉस की कार देखकर एक गार्ड मेन गेट खोलता है और उनकी कार अंदर चली जाती है और फिर दूर के आगे जाकर रुकती है। इशिका अभी भी अपनी सोच में डूबी हुई थी और एक गार्ड आकर राजवीर की ओर से कार का डोर खोलता है और राजवीर बाहर आता है और फिर इशिका की साइड का भी डोर एक गार्ड खोलता है। और तभी इशिका का ध्यान टूटता है और वो देखती है कि वो एक बड़े से मेंशन के आगे है। और इशिका राजवीर से कहती है, ये हम कहाँ पर है? तो राजवीर कहता है, ये मेरा मेंशन है। और तभी इशिका तो याद आता है कि उसने अभी थोड़ी देर पहले उसने ही राजवीर को हाँ बोला था। और फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और राजवीर के साथ अंदर जाने लगती है। अंदर जाकर सारे सर्वेंट्स इशिका को घूर घूर कर देखने लगते हैं। आज पहली बार राजवीर किसी लड़की को यहाँ पर लेकर आया था और फिर राजवीर उनमें से एक को कहता है, जाओ जाकर मैडम को उनका रूम दिखा दो। और तभी एक और सर्वेंट इशिका का बैग लेकर आता है और उसके बैग को रूम में रख देता है। और राजवीर सीधा स्टडी रूम में जाता है और वहां पर जाकर कल की मीटिंग के सारी फाइल्स चेक करने लगता है। और वही इशिका भी जाकर पहले शॉवर लेती है और ब्लैक कलर का स्ट्रिप स्लीव नाइट सूट पहनकर बाहर आती है और अपने फ़ोन में कुछ करने लगती है। डोंट वरी गाइस, मैं इशिका के नाइट सूट की फ़ोटो मेरे इंस्टाग्राम पर डाल दूंगी।
और फिर कुछ देर बाद जाकर वहां पर रखे किंग साइज बेड पर जाकर सो जाती है और राजवीर थोड़ी देर बाद अपना काम फिनिश करके अपने रूम की ओर जाने लगता है और उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी लेकिन वो उसे अवॉइड करता है और अपने रूम में जाकर सीधा बाथरूम में चला जाता है शॉवर लेने। वो अपने कपड़े रिमूव करके शॉवर के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और शॉवर ऑन करता है जिससे ठंडा पानी उसकी बॉडी पर गिरने लगता है। इस वक्त राजवीर की बॉडी लगी अट्रैक्टिव दिख रही थी। उसकी बॉडी को देखकर पता चल रहा था कि वो अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रखता है। उसने अपनी बॉडी को वेल शेप बनाने के लिए जिम में काफ़ी ज़्यादा पसीना भी बहाया होगा। उसके बेहद अट्रैक्टिव बाइसेप्स और उसके 8 पैक एब्स पानी में गीले होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा माउथ वेटरी दिख रहे थे। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आता है। इस वक्त उसने सिर्फ अपनी कमर के चारों ओर एक वाइट कलर का टॉवल लपेटा हुआ था और वो जाकर सीधा बेड पर लेट जाता है। इस वक्त रूम में काफ़ी अंधेरा था इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और तभी उसे अपनी बगल में कुछ हलचल महसूस होती है। कुछ देर बाद राजवीर बाथरूम से बाहर आता है। इस वक्त उसने सिर्फ अपनी कमर के चारों ओर एक वाइट कलर का टॉवल लपेटा हुआ था और वो जाकर सीधा बेड पर लेट जाता है। इस वक्त रूम में काफ़ी अंधेरा था इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और तभी उसे अपनी बगल में कुछ हलचल महसूस होती है क्योंकि इस वक्त वो बेड पर इशिका के साथ था और जब वो शॉवर लेकर बेड पर आया तो इशिका को भी अपने बेड पर किसके होने का एहसास होता है और वो जल्दी से लाइट की स्विच को ऑन करती है और पूरे रूम में रोशनी छा जाती है। और तभी इशिका की नज़र राजवीर पर जाती है जो अभी सिर्फ और सिर्फ एक टॉवल में था और बेहद सेक्सी दिख रहा था और वही राजवीर की नज़र भी इशिका पर गड़ी हुई थी क्योंकि सोने की वजह से उसका नाइट ड्रेस काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया था जिससे इशिका की क्लीवेज साफ साफ विजिबल हो रही थी और इशिका भी इस वक्त बेशर्म की तरह राजवीर को ताड़ रही थी। इशिका की नज़र राजवीर की नेकेड चेस्ट और बेहद अट्रैक्टिव एब्स पर टिकी हुई थी और राजवीर की नज़र तो नियति के क्लीवेज से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद जब इशिका देखती है राजवीर की नज़र कहाँ है तो वो होश में आती है और अपना टॉप वेयर ठीक करती है और राजवीर से कहती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। और राजवीर इशिका से कहता है ये क्वेश्चन तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। और इशिका उससे कहती है मुझे तुम्हारे सर्वेंट ने यही रूम दिखाया था। और राजवीर कहता है वो शायद नया होगा और उसे गलतफहमी हो गई होगी। और राजवीर की नज़र फिर से इशिका की क्लीवेज पर जाती है जो अब पहले को कंपैरिजन में कम दिख रहा था। राजवीर हमेशा से इन सब से दूर रहने वाला इंसान था लेकिन उसने जब से इशिका को देखा तब से उसके सोए हुए अरमान फिर से जागने लगे थे और उसकी सांस अब तेज हो गई थी और वो इशिका के करीब जाकर उसके टॉप वेयर को खींचकर फिर से नीचे कर देता है जिससे इशिका की क्लीवेज पहले से काफ़ी ज़्यादा दिखने लगती है और राजवीर उसे खींचकर अपनी गोद में ले लेता है। इशिका के पैर राजवीर की कमर के दोनों तरफ थे और उन दोनों की चेस्ट एक दूसरे के आमने सामने थी और राजवीर इशिका की पीठ पर अपने हाथ रखता है और उसे खुद की ओर खींचता है और उसके क्लीवेज पर अपने होठों को रख देता है और उसे चूमने लगता है। वही इशिका को भी राजवीर का चूमना पसंद आ रहा था। उसने आज तक किसी भी लड़के को खुद के इतने करीब नहीं आने दिया था लेकिन आज वो राजवीर की किस को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। और कुछ देर बाद राजवीर उसका टॉप वेयर निकल देता है और इशिका उसके सामने ब्लैक ट्यूब में थी और वो उसकी ट्यूब को भी निकल देता है और उसकी बॉडी पर किस करने लगता है। राजवीर भी आज पहली बार किसी लड़की के इतने करीब गया था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे राजवीर वाइल्ड होता जा रहा था और अब राजवीर इशिका को पलटकर बेड पर लेटा देता है। उसे किस करने के साथ उसने उसे काट भी लिया था जिसकी वजह से इशिका की आह निकल जाती है और इशिका की आह सुनकर राजवीर और भी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है और वो उसे किस करते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगता है। वो उसके पेट को किस करने बाद और नीचे की ओर बढ़ जाता है और नियति से शॉर्ट्स को निकाल देता है। अब इशिका की बॉडी पर सिर्फ एक ही कपड़ा था और वो उसकी ब्लैक कलर की थॉन्ग थी। राजवीर उसे भी इशिका की बॉडी के ऊपर से रिमूव करता है और फिर इशिका के दोनों पैर जो अभी भी लॉक थे उसे अलग करता है। इशिका के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे पैसिनेटल किस करने लगता है। इशिका पूरी तरह से राजवीर के साथ कोऑपरेट कर रही थी। ये देखकर वो इशिका के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे पैसिनेटल किस करने लगता है। इशिका राजवीर के साथ ये सब नहीं करना चाहती थी लेकिन वो राजवीर के टच को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी और वो खुद को कंट्रोल कर पा रही थी और बड़ी मुश्किल से राजवीर के कंधों पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगती है। लेकिन राजवीर इशिका में पूरी तरह से खोसा गया था और वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस कर देता है और कुछ देर बाद इशिका उसे खुद से दूर करने के लिए उसके होठों पर काटती है और राजवीर उसके होठों से हट जाता है। लेकिन तब भी राजवीर और इशिका का ये फोरप्ले लगभग 2 घंटे तक चलता है और इशिका वही राजवीर की बाहों में ऐसे ही सो जाती है और राजवीर भी इशिका को अपनी बाहों में भर कर सो जाता है। आज राजवीर और इशिका ने सिर्फ फोरप्ले किया था
इससे ज़्यादा कुछ होने से पहले ही इशिका उसकी बाहों में थक कर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब इशिका की नींद खुलती है तो वो खुद को राजवीर की बाहों में पाती है, वो भी नेकेड, और 2 पल के लिए तो उसकी सांसें ही अटक जाती है। और तभी राजवीर की भी नींद खुलती है और वो एक नज़र इशिका को देखता है और उसकी नज़र वापस से इशिका के क्लीवेज पर जाती है और वो उसे बेड पर लेटा कर उसके ऊपर आ जाता है। राजवीर अपना हाथ उसकी नेकेड पीठ पर चला रहा था। तभी अचानक से इशिका उसे खुद से दूर धक्का देती है और कहती है, राजवीर ये तुम क्या कर रहे हो? और राजवीर इशिका को एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? कल रात को तो तुम्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। राजवीर की बात सुनकर इशिका का फेस रेड हो जाता है और वो ब्लश करने लगती है और फिर खुद से ही कहती है, शट अप इशिका, ये तुम क्या कर रही हो? और फिर राजवीर को कहती है, देखो मुझे पता है कि तुम प्लेबॉय हो और तुम मुझे भी तुम्हारी तरह समझ रहे हो, लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, सो मुझसे दूर रहो। और राजवीर का इशिका को खुद को यूं जवाब देना काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे तो राजवीर को उसे उल्टा जवाब देने वाले और उससे ऊंची आवाज़ में बात करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन इशिका में कुछ तो बात थी। और राजवीर इशिका को कहता है, मुझे पता है तुम किस टाइप की हो। और इशिका उसकी और कन्फ्यूजन में देखती है और कहती है, क्या मतलब? तो राजवीर इशिका से कहता है, अपनी कीमत बोलो। और इशिका उसे गुस्से में कहती है, मैं कोई स्लट नहीं हूँ। और ये कहते ही वो राजवीर के फेस पर एक थप्पड़ मार देती है और राजवीर एक डेविल स्माइल देता है उसे। और इशिका वहां से खड़ी होती है और अपने कपड़े पहनकर अपना बैग लेती है और वहां से जाने लगती है। तो राजवीर अपने एक ड्राइवर को बोलता है, आप मैडम को वो जहां पर जाना चाहती है वहां पर छोड़ दीजिए। और इशिका राजवीर से कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैब लेकर चली जाऊंगी। तो राजवीर कहता है, तुम्हें यहाँ पर कैब नहीं मिलेगी। और इशिका भी ज़्यादा बहस नहीं करती, वो तो बस कैसे भी करके इस इंसान से दूर जाना चाहती थी और वो ड्राइवर के साथ चली जाती है। जानती हूँ कि आज का चैप्टर काफ़ी छोटा है, बट प्लीज़ एडजस्टमेंट कर लीजिए, अभी काफ़ी बिजी हूँ इसीलिए छोटे छोटे पार्ट्स आ रहे हैं एंड अभी तो स्टोरी शुरू हुई है, आगे आगे देखें कि होता है क्या। इशिका वहां से सीधा अपने ऑफिस चली जाती है और अपने केबिन में जाकर सीधा अपने रूम में जाती है और जाकर सबसे पहले शॉवर लेती है और फिर रूम में आकर अपने कपड़े पहनती है। नियति ने अभी सिल्वर कलर का वी नेक ब्लाउज और नीचे ब्लैक कलर की पेंसिल स्कर्ट पहनी थी जो उसके घुटनों तक पहुंच रही थी। डोंट वरी गाइस, मैं इसकी फोटो अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी में डाल दूंगी और फ्यूचर रीडर्स आप भी टेंशन मत लो, इसे मैं हाईलाइट में भी डाल दूंगी। और अपने बालों को बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड करके पीछे लो पोनीटेल में बांध देती है और फिर हल्का सा मेकअप करके अपने केबिन में चली जाती है। और तभी हेमांगी केबिन में आती है और इशिका को कहती है, गुड मॉर्निंग इशिका। और इशिका भी उसे रिप्लाई देते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग, मेरे आज का शेड्यूल क्या है? और हेमांगी कहती है, आपकी 11 बजे मिस्टर कपूर के साथ मीटिंग है और इसके बाद में आपको फाइल्स चेक करनी है और हमारे दूसरे प्रोजेक्ट जो अभी कंटिन्यू है उसकी फाइल्स भी एक बार चेक करनी है। और इशिका हेमांगी से कहती है, ठीक है, तो मैं कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए निकल रही हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए तुम दूसरा काम देखो, ये मीटिंग मैं अकेले ही हैंडल कर लूंगी। और वो वहां से निकल जाती है। वही दूसरी और इशिका के जाने के बाद राजवीर कहता है, तुम मेरी हो सिर्फ और सिर्फ मेरी, और मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे दूर कैसे जाती हो। और उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो इस वक्त बिल्कुल एक डेविल की तरह दिख रहा था, करेक्शन, एक बेहद हैंडसम डेविल। और फिर वो भी वहां से अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। आज डेविल का मूड काफ़ी अच्छा था, रीजन आपको बाद में पता चल जाएगा। और वो अपने ऑफिस जाता है और अपने असिस्टेंट रोनित को बुलाता है और उसे उसका आज का शेड्यूल मांगता है और रोनित उसे उसका सारा शेड्यूल बता देता है। वही दूसरी और दिव्या जी और रिया दोनों ने आज एक 5 स्टार होटल में पार्टी रखी थी, सारी जायदाद रिया की होने के खातिर। और होटल में दिव्या जी की काफ़ी सारी सहेलियां भी आई हुई थी उनकी बेटियों के साथ। आज दिव्या जी ने काफ़ी अच्छी डिजाइनर ड्रेस पहनी हुई थी और वही रिया ने भी आज एक अच्छी सी डिजाइनर रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। और दिव्या जी अपनी सहेलियों के सामने आज काफ़ी ज़्यादा दिखावा कर रही थी और उसकी एक सहेली दिव्या जी से कहती है, दिव्या तेरी तो लॉटरी लग गई, मतलब अब तो तेरी रिया खन्नास की जायदाद की एक लौटी वारिस है। तो दिव्या जी उनसे कहती है, मेरी रिया तो है ही इतनी लकी। ऐसे शो ऑफ करते करते सब लोग लंच करते हैं और लंच के बाद जब वेटर बिल लेकर आता है तो दिव्या जी देखती है कि बिल 5 लाख का था। वो तो कुछ लोग ही थे, लेकिन 5 स्टार होटल तो खाना महंगा ही होता है और शो ऑफ करने चक्कर में दिव्या जी सारी एक्सपेंसिव डिशेज ही मंगाई थी। और दिव्या जी रिया को देखकर उससे कहती है, रिया ये लो आज पार्टी तुम्हारी तरफ से है ना। और दिव्या बिल लेती है और कहती है, मैं कार्ड से पेमेंट करूंगी। और एक वेटर कार्ड मशीन में कार्ड स्वाइप करता है और कहता है, सॉरी मैम बट आपका कार्ड वर्क नहीं कर रहा है। और उसकी बात सुनकर रिया उससे कहती है,
कोई दूसरी मशीन लेकर आओ, जरूर ये खराब हो गई होगी। और वेटर भी ज़्यादा बहस नहीं करता और दूसरा मशीन मंगवाता है, लेकिन उसमें भी कार्ड वर्क नहीं करता। और वो वेटर कहता है, सॉरी टू से मैम, बट या तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं है या तो फिर वो होल्ड हो गया है क्योंकि पेमेंट नहीं हो रही है। और रिया सीधा अपने डैड को कॉल करती है और कुछ ही देर में कॉल कनेक्ट हो जाता है। और रिया अशोक जी से कहती है, डैड मेरा कार्ड नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? तो अशोक जी उससे कहते हैं, मेरा भी कार्ड काम नहीं कर रहा है, वेट मैं ऑफिस कॉल करके पता करवाया हूँ। और रिया का कॉल कट करने के बाद अशोक जी सीधा खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिस, जहां पर इशिका काम करती है, कॉल करता है और कुछ देर बाद ही कॉल पिकअप हो जाता है। ये कॉल वहां से फाइनेंस डिपार्टमेंट में किया गया था और वो कॉल उस डिपार्टमेंट का मैनेजर उठता है और वो बड़े ही विनम्र तरीके से कहता है, जी कहिए मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? तो दूसरी ओर से अशोक जी कहते हैं, हमारे कार्ड क्यों नहीं चल रहे हैं? तो वो मैनेजर वैसे ही विनम्र होकर कहता है, जी इशिका मैम का ऑर्डर है कि आप सबके अकाउंट्स होल्ड कर दिए जाए और आपके अकाउंट में भी आज के बाद एक पैसा भी नहीं जाए। और उसकी बात सुनकर अशोक जी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में कॉल कट कर देते हैं। फिर कहते हैं, उसकी इतनी हिम्मत। और फिर सबसे पहले रिया को कॉल करते हैं और कहते हैं, बेटा कुछ इश्यूज़ की वजह से तुम्हारा कार्ड काम नहीं करेगा, इसीलिए तुम आज रहने दो, किसी और दिन शॉपिंग कर लेना। तो रिया अशोक जी को कहती है, लेकिन डैड मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खाने आई हूँ। तो अशोक जी कहते हैं, मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में 50,000 ट्रांसफ़र करता हूँ। तो रिया उनसे हिचकिचाते हुए कहती है, डैड इतने से क्या होगा? तो अशोक जी कहते हैं, बेटा इतने में तो हो जाएगा, अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया है इसीलिए मैं 50,000 भी मुश्किल से दे रहा हूँ। पैसे तो उनके पास बहुत थे, लेकिन सबके अकाउंट्स खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज की हेड ब्रांड से ही मैनेज होते थे, इसीलिए अब उनके पास काफ़ी कम पैसे थे। और रिया आगे कुछ नहीं कहती और कॉल कट कर देती है। और फिर दिव्या जी को बुलाती है, जो अभी अपनी सहेलियों को सामने शो ऑफ कर रही थी, और उन्हें सारी बात बताती है कि सबके अकाउंट्स होल्ड हो गए हैं। और ये सुनकर दिव्या जी शॉक हो जाती है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। और तभी उनकी सहेलियों में से एक कहती है, क्या हुआ, अभी तो काफ़ी शो ऑफ कर रही थी ना? ये बात उस लेडी ने काफ़ी धीरे से कही थी, लेकिन दिव्या जी सुन लेती है और वो गुस्सा हो जाती है। पैसे तो उनके पास बहुत थे, लेकिन सबके अकाउंट्स खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज की हेड ब्रांड से ही मैनेज होते थे, इसीलिए अब उनके पास काफ़ी कम पैसे थे। और रिया आगे कुछ नहीं कहती और कॉल कट कर देती है। और फिर दिव्या जी को बुलाती है, जो अभी अपनी सहेलियों को सामने शो ऑफ कर रही थी, और उन्हें सारी बात बताती है कि सबके अकाउंट्स होल्ड हो गए हैं। और ये सुनकर दिव्या जी शॉक हो जाती है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। और तभी उनकी सहेलियों में से एक कहती है, क्या हुआ, अभी तो काफ़ी शो ऑफ कर रही थी ना? ये बात उस लेडी ने काफ़ी धीरे से कही थी, लेकिन दिव्या जी सुन लेती है और वो गुस्सा हो जाती है। और तभी उनके दिमाग में कुछ आता है और उनके फेस पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। दिव्या जी पीछे मुड़ती है और गुस्से में उनकी ओर देखकर कहती है, अभी क्या कहा तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत? और फिर वो रिया का हाथ पकड़ती है और वहां से जाते हुए कहती है, अगर इतना ही सुना ना है तो ये लो बिल और इसे पे कर देना। वो उन्हें बिल पकड़ा कर बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है। और उनको जाता हुए देखकर वो लेडी कहती है, मैं इसे काफ़ी टाइम से जानती हूँ, जरूर इसके पास पैसे नहीं होंगे इसीलिए ऐसा करके चली गई। और उसकी बात सुनकर बाकी सब भी हंसने लगते हैं। वही दिव्या जी बाहर खड़ी खड़ी वो सब सुन रही थी और उनकी बात सुनकर उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो अभी उनसे उलझना मुनासिब नहीं समझती और वो रिया के साथ वहां से चली जाती है। वही दूसरी ओर इशिका कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज में पहुंच चुकी थी और जो रिसेप्शन पर जाती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है, मेरी मिस्टर कपूर के साथ अपॉइंटमेंट है। और वो रिसेप्शनिस्ट देखती है और फिर इशिका से कहती है, हेलो मिस खन्ना प्लीज़ फॉलो मी। और इशिका उसके पीछे पीछे चलने लगती है। और फिर कुछ देर बाद वो सीईओ ऑफिस के आगे पहुंच जाते हैं और वो रिसेप्शनिस्ट इशिका से कहती है, मैम प्लीज़ 2 मिनट्स वेट कीजिए। और वो लड़की बाहर पड़े इंटरकॉम से अंदर कॉल लगाती है, जो कुछ ही देर में पिकअप हो जाता है। और अंदर से मिस्टर कपूर उन्हें कहते हैं, मिस खन्ना को अंदर भेज दो। और वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, मिस खन्ना आपको बॉस में अंदर बुलाया है। और इशिका उस रिसेप्शनिस्ट को हम कहती है और अंदर चली जाती है। वही दूसरी ओर अशोक जी गुस्से से लाल हो गए थे, वो सीधा खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के में ब्रांच जाते हैं और उन्हें कहते हैं, इशिका कहाँ पर है, मुझे उसके साथ बात करनी है। तो एक एम्प्लॉय कहता है, मिस खन्ना इस वक्त यहाँ पर नहीं है, तो आप कृपया वेट कीजिए। उस एम्प्लॉय की बात सुनकर अशोक जी को लगता है कि वो उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं, और वो गुस्से में कहते हैं, वो सिर्फ यहाँ की सीईओ है, भूलो मत कि ये कंपनी मेरी है। और वो एम्प्लॉय बड़े पॉलिटली कहता है, सर मेरा इरादा आपको नीचा दिखाना नहीं था, मैं जो सच है वही कह रहा हूँ, मिस खन्ना किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए गई हुई है। और अशोक जी कहते हैं, मेरी अभी के अभी उससे बात कराओ।
और वो कहता है ओके तो मैं उन्हें कॉल करके देखता हूँ, और वो इशिका को कॉल लगाता है। वही दूसरी ओर इशिका केबिन का डोर नॉक करके बोलती है मे आई कम इन मिस्टर कपूर, और अंदर से वही ही अट्रैक्टिव वॉइस आती है यस कम इन। इशिका को यह आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी लगती है और वो डोर को पुश करती है। जैसे ही वो अंदर एक कदम रखती है वैसे ही उसके फ़ोन की रिंग बजती है और वो कॉल कट कर देती है और अपने सामने देखती है वो ऑफिस देखने में काफ़ी लुभावना और लग्जरियस लग रहा था और वो देखती है कि टेबल के पीछे वाली चेयर पीछे की ओर मुड़ी हुई थी जिसकी वजह से सिर्फ बैठने वाले ही पीठ इशिका देख सकती थी। वही दूसरी ओर वो एम्प्लॉय अशोक जी से कहता है सॉरी सर बट मिस खन्ना कॉल पिकअप नहीं कर रही है, और अशोक जी उससे कहते हैं वापस लगाओ, और वो एम्प्लॉय ना चाहते हुए भी वापस इशिका को कॉल करता है। और वही दूसरी ओर इशिका जैसे ही कुछ बोलने वाली थी कि वापस से फ़ोन की रिंग बजती है और उसे बार बार कॉल आता देख उसे गुस्सा आता है। तभी उसके कानों में मिस्टर कपूर की आवाज़ जाती है कॉल पिकअप कर लीजिए मिस खन्ना, क्या पता कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। और इशिका मिस्टर कपूर से कहती है एक्सक्यूज मी मिस्टर कपूर, और वो कॉल पिक करके साइड में चली जाती है और कहती है बोलो क्या काम है। तो वो एम्प्लॉय कहता है मिस खन्ना मिस्टर अशोक आपसे बात करना चाहते हैं। वो इतना ही बोल पाया था कि अशोक जी उसके हाथों से फ़ोन छीन लेते हैं और इशिका से कहते हैं तुम जहाँ भी हो अभी के अभी यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और उनकी बात सुनकर इशिका कहती है मिस्टर अशोक अगर आपको मुझसे कोई काम है तो अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं बिना अपॉइंटमेंट के किसी ऐरे गहरे इंसान से नहीं मिलती। और इशिका इतना बोलकर कॉल कट कर देती है और अपने दांत भींचकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है क्योंकि वो मिस्टर कपूर के सामने अपनी इमेज डाउन नहीं करना चाहती थी। और वही मिस्टर कपूर ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। इशिका काफ़ी धीरे से बात कर रही थी लेकिन मिस्टर कपूर के कान बहुत तेज थे और वो अपनी आंखों के कोनों से इशिका को देख भी रहे थे।